नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की मंडियों का रिपोर्ट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से, और साथ ही हमारे साथ आगे दिनेश पटेल साहब भी होंगे जो ऊंझा APMC के चेयरमैन हैं। आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, सबसे पहले बात आज हम जीरे की करेंगे, क्योंकि जीरा लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज NCDX पर जीरे के मई वायदा ने 48,420 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया। हफ्ते भर में बात करें तो 10%, महीने भर में करीब करीब 30% तक की तेजी जीरे में अब तक आ चुकी है। इस साल की अगर बात करें, 2023 के 4 महीने की अगर बात करें तो 54% तक की तेजी जीरे में आ चुकी है, और एक साल में 130% और 3 साल में 242% का रिटर्न जीरे ने दिया है। सबसे पहले रविंद्र जी, अब बताइए क्या हो रहा है जीरे में, क्या वजह है और कितनी तेजी की संभावना आपको जीरे में यहां से और दिख रही है? वेल, टेक्निकल पैटर्न अगर देखें तो ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना चाहूंगा, क्योंकि दो रीजन है। एक तो मार्केट बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है, और दूसरा अगर मोमेंटम देखें तो मोमेंटम आई वुड से कि थोड़ा सा फेड हो रहा है, विच इज बीइंग इंडिकेटेड बाय द मोमेंटम ऑसिलेटर। थोड़ा सा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं है ऑन द डाउन साइड। एक बार पॉसिबिलिटी है कि ये 50,000 तक भी टेस्ट कर सकता है, बट आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है। जो भी ट्रेडर्स इसमें अगर बाइंग में है तो आई थिंक प्रॉफिट बुक करना बेटर है, और वेट करें एक डिप के लिए। एक पॉसिबल है कि अगर करेक्शन आता है तो एक इनिशियली एक 44,000 तक का एक करेक्शन आ सकता है, विच अगेन कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ट्रेंड अभी भी इसमें पॉजिटिव है। इसमें जो ट्रेंड है वो इसमें थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है ओनली ऑन इंडिकेशन सिग्नल। अभी भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं है रिवर्सल का, तो मेरे हिसाब से अभी भी ट्रेंड ऊपर है। बट फ्रेश बाइंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा एक 4-5 हजार डाउन साइड के लिए वेट कीजिए, और अगर किसी का बाइंग पोजीशन है तो आई थिंक इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा ओवरस्पेज लग रहा है अभी। हमारे साथ दिनेश पटेल साहब हैं, चेयरमैन हैं APMC ऊंझा के। सर, स्वागत है आपका दिनेश जी। सर, क्या हो रहा है जीरे में, किस तरह की ग्राउंड की स्थिति है सर? यस, अभी एक्चुअली क्या है कि जीरे का भाव, जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है उसकी वजह से भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। सामने जो एक्सपोर्ट डिमांड बनी हुई है, इतने ऊंचे भाव है, फिर भी चाइना से और बांग्लादेश से डिमांड है। सामने ईद का भी त्योहार आ रहा है, उसकी भी डिमांड शुरू हो गई है। इतने भाव के बावजूद अभी बाजार में जो माल आना चाहिए, इतनी क्वांटिटी नहीं है। 10 से 12,000 बैग यहाँ पर माल आ रहा है हर रोज। लास्ट ईयर ये सीजन में उसकी क्वांटिटी 20 से 25,000 बैग तक आ रही थी। यानी 50% कह सकते हैं कम है दिनेश जी की आवक? जी, आवक कम है। और आपने कहा कि बांग्लादेश और चाइना रोज नए भाव बनते जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि ये भाव में अभी थोड़ा माल सस्टेन होना चाहिए। तो जिनके पास जो स्टॉकिस्ट है, ट्रेडर्स है, जिनके पास जीरे का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह देंगे? इस भाव पर क्या करना चाहिए उनको? अगर मुनाफा वसूली करनी चाहिए उनको, या अभी होल्ड करना चाहिए? और तेजी लग रही है आपको जीरे में यहाँ से? कर सकते हैं। अभी देखो, इतना अच्छा दाम मिल रहा है तो मुनाफा वसूली भी आती है। फार्मर भी बेचने के लिए बहुत अभी आता है ये भाव में। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो आय होनी चाहिए इतनी नहीं होती, इसकी वजह से भाव थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। सर, फिश के सेमिनार में आपसे मुलाकात भी हुई थी, वहां पर 65 लाख बोरी की कुल सप्लाई के सामने डिमांड का जो अनुमान था वो 85 लाख बोरी का था। उसमें कुछ बदलाव आप लोग करना चाहेंगे? क्या लग रहा है, किस तरह की सप्लाई रहेगी? क्या सप्लाई भी हिट हुई है और कितना कम रह सकता है डिमांड के मुकाबले? ये देखिए, जीरा मसाला क्रॉप है, एसेंशियल कमोडिटी की तरह उसकी ज्यादा खपत तो होती नहीं है। एक फैमिली को कितना चाहिए? 1-2 किलो जीरा चाहिए। उसमें 100 रुपया ज्यादा कम उसका कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए ये जो 500 रुपये का भाव है वो भी जो यूजर है उसको तो ज्यादा लगेगा नहीं।
एक्चुअली। नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि सर इलास्टिक डिमांड रहती है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत महंगा है, आप अगर ये नहीं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ सप्लायर जो होता है, एक कंटेनर है 1 करोड़ के आसपास, सप्लाई जो यहाँ से सप्लाई होता है, वहां से जो पैसे आने चाहिए, वो पैसों की थोड़ी कमी की वजह से ये भाव ये लेवल पे थोड़ा अभी रुकना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन आगे तेजी तो बनी ही रहेगी। ओके, अभी तेजी बनी रहेगी, लेकिन आपको स्टैगर्ड वे में, टुकड़ों में आपको मुनाफा भी वसूली करनी चाहिए, ऐसा दिनेश जी कहते हैं। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें और बताया कि क्या स्थिति है। और जो आवक पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो बांग्लादेश और चाइना से काफ़ी अच्छी है, वो ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर। और डिमांड तो बेहतर है ही सप्लाई के मुकाबले, ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है। अब अनुज जी, आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इन भाव पर, और आप कौन से टारगेट दे रहे हैं जीरे में? नया टारगेट आपका क्या है? देखिए, हमारा जो टारगेट है वो 50,000 का है। हमारा पहले टारगेट 47 का था, जो कि अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हमारा रिवाइज टारगेट 50,000 का है, जिसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 47 पे कर लें और 50,000 के टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं। हमारा मानना है कि मार्केट एक बार साइकोलॉजिकल लेवल 50,000 को टेस्ट कर सकता है। जिस तरीके से हमने पिछले करीबन आप 8 या 9 महीने से देखेंगे, तो जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, डिमांड सप्लाई मिसमैच है, उसकी वजह से काफी हद तक प्राइस ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मोमेंटम जो है स्पाइसेस में पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, सभी मसालों में एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी है। हमने फिस के सेमिनार में कोरिएंडर और टर्मरिक को भी रिकमेंड किया था, तो वही ट्रेंड यहाँ पर अब दोनों में ही आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि स्पाइसेस के अंदर मोमेंटम है और यहाँ पर अब जीरा 50,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 50,000 की तरफ जाता है यहाँ पे दिख रहा है। 47,000 के स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसको होल्ड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। नॉन एग्री मार्केट में सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह के बीट नंबर आए थे, अनुमान से बेहतर नंबर आए थे जॉब रिपोर्ट के, जो यूएस के, उसके बाद सोने चांदी में मुनाफा वसूली दिखी थी, लेकिन आज फिर से हल्की खरीदारी दिख रही है। बिटुपन, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए? क्या सलाह है यहाँ से? आज की जो खरीदारी लौटी है, इन लेवल्स पे क्या करें? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर का अभी थोड़ा यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये बात नहीं कि देखिए जो कॉमर्स का है उसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन मिला हाई से, और ये नॉर्मली मार्केट का एक पैटर्न भी रहता है कि मार्केट कोई भी अगर हिस्टोरिक हाई होता है तो इमीडिएटली वो ब्रेक नहीं करता है, तो उससे रिजेक्शन आके मार्केट में थोड़ा सा डेटा भी सपोर्टिव था सेलर के लिए, थोड़ा सा सेलिंग के लिए, एनएफटी का डेटा के लिए। लेकिन ब्रॉडर थीम में देखता हूँ तो अभी तक मुझे गोल्ड में कोई रिवर्सल नहीं दिखा है, और ये फिलहाल एक रिजेक्शन से थोड़ा एक वीक क्लोजिंग था फ्राइडे का, लेकिन आज थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम से ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में भी मेरे हिसाब से एक बाइंग बन सकता है। 60,500 600 के आसपास ये गोल्ड बन सकता है बाइंग। 60,300 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और 61,000 टू 61,300 का मोस्टली टारगेट रहेगा गोल्ड में। सिल्वर फिलहाल 66 टू 800 के आसपास बाइंग मेरे हिसाब से बनेगा। 76,000 का, सॉरी 76,800 के आसपास बाइंग बनेगा। 76,000 के नीचे स्टॉप लॉस, और प्रोबेबली सिल्वर में ब्रेकआउट जरूरी है टॉप 77,800 पे, उसके बाद मार्केट शायद 80,000 ट्रेवल करने के लिए कोशिश करेगा। ग्लोबली सभी लोग रिसेशन के लिए बात करें, लेकिन जो चाइनीज इकोनॉमिक रिकवरी है और जो डेटा प्रिंट भी है, वो मोस्टली मेरे हिसाब से सिल्वर के लिए सपोर्टिव भी है, और मैक्सिमम मोस्टली मेरे हिसाब से सिल्वर में ज्यादा दिख सकता है। अब रविंद्र जी, आप बताइए क्या करना चाहिए आज के जो ट्रेडर हैं इंट्राडे के लिए, उनके लिए क्या सलाह है गोल्ड और सिल्वर में? वेल, विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में है। इनफैक्ट सिल्वर को दोनों साइड से सपोर्ट है। जो डेटा आया था नॉन फार्म पेरोल्स का, इनिशियल नी जैक रिएक्शन वाज ऑन द डाउन साइड, क्योंकि गोल्ड के साथ मूव हो रहा है सिल्वर। लेकिन अगर डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं और रिसेशन का जो होप्स है वो थोड़ा सा अगर फेड आउट हो रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव फॉर सिल्वर एज एन इंडस्ट्रियल मेटल। तो वहां से सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सिल्वर को दोनों ही साइड से सपोर्ट मिल रहा है, गोल्ड के साइड से एज वेल एज फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो सिल्वर थोड़ा सा चार्ट पे भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हमने देखा था पिछले वीक में एक शार्प फॉल दिखा था, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी वैसे ही शार्प रिकवरी आई थी। अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो सिल्वर में 77,900 77,800 का जो एक रेजिस्टेंस है, दैट हैज बिकम वेरी क्रूशियल नाउ। जब तक कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, बट लोअर लेवल्स पे बाइंग ही आ सकती है इसमें। और जैसे ही ये 77,800 या 78,000 के ऊपर सस्टेन करता है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, पॉसिबिलिटी है कि
सिल्वर के प्राइसेस 82,000 से 83,000 तक जाए, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म व्यू था। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एक ट्रिपल टॉप बन चुका है 2080-85 के आसपास, और वो अभी ब्रीच होना बहुत जरूरी है। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो देन प्राइसेस जो है वो $2,150 तक इनिशियली जा सकता है। फंडामेंटल्स की बात करें तो आई थिंक फंडामेंटल्स आर सपोर्टिव, अदर देन द एनएफपी प्रिंट जो लास्ट वीक में आया था वो थोड़ा सरप्राइजिंग था, जिसकी वजह से हमने करेक्टिव मूव देखा था। लेकिन अगर आप एनएफपी के बाद भी अगर सीएमई फेड वॉच टूल देखे तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड माइट टेक अ पॉज। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है आफ्टर द एनएफपी डेटा, क्योंकि बाकी सारे डेटा अभी भी लोअर साइड पे है। बैंकिंग सेक्टर वो अभी भी कंटिन्यू है, और पॉवेल ने भी हिंट किया है कि दे माइट टेक अ पॉज इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो आई थिंक उस वजह से गोल्ड को एक सपोर्ट मिल रहा है, प्लस रिसेशनरी कंसर्न्स इज स्टिल ऑन ट्रैक, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। तो सारा अगर फंडामेंटल्स देखें तो गोल्ड अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में है, बट प्राइस स्पेसिफिक जैसे मैंने बताया 2085-90 का एक अच्छा रेजिस्टेंस, ट्रिपल टॉप रेजिस्टेंस है, उसे निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकलता तो फिर एक करेक्टिव मूव फिर से आ सकता है, जो कि 2019 80 1990 तक आ सकता है, जो अगेन विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल सिनेरियो बाइंग है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में एक बाइंग मूव भी रहना चाहिए। सिल्वर में 77,800 का सपोर्ट है, उसके 76,800 का सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है इंट्राडे। अदरवाइज 77,100 77,000 पे एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। 77,600 का टारगेट 77,800 के ऊपर, और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ओके, अनुज जी छोटा जवाब दीजिएगा, क्या करना चाहिए गोल्ड में यहाँ से? देखिए विष्णु जी, मोमेंटम हमने फ्राइडे के बाद आज ओपनिंग पॉजिटिव होती हुई देखी है। $2,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। गोल्ड में करीबन 60,600 में खरीदारी करें, 60,350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 61,100 तक हो सकता है। हमें लगता है कि $2,030-$2,035 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। बिटुपन, कच्चे तेल में ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? मुझे लग रहा है कि बाय साइड में रहना चाहिए। थर्सडे में स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल बना है, तो एमसीएक्स वाले भाव मेरे हिसाब से 6,000 के आसपास जा सकता है, और जो WTI क्रूड ऑयल है वो 74 to 74.50 तक जा सकता है। तो इसी को देख के मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे जो एट द मनी के आसपास थोड़ा सा इन द मनी बन जाएगा। अभी 5800 का जो कॉल है, अगर डिप्स मिलता है तो 175 to 180 तक ले सकते हैं, 230 तक टारगेट रहेगा, 140 के नीचे स्टॉप लॉस। तो मुझे लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि थोड़ा यहाँ से मार्केट रिकवरी हो सकता है। डिप्स में बाइंग कीजिएगा। की सलाह 5,800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन 175 180 के आसपास खरीदे 240 के लिए, लेकिन 140 तक के नीचे अगर आता है तो निकलने की भी सलाह दे रहे हैं उस ऑप्शन के कॉल से। अनुज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं क्रूड में आज? क्रूड के अंदर एक मोमेंटम पॉजिटिव है। हमने लास्ट फ्राइडे को एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी थी, और हम देखें तो करीबन $2 से $2.5 की रिकवरी हमने क्रूड में देखी है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है क्रूड का वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। करीबन 5,750 में स्टॉप लॉस 5600 का लगाएं, टारगेट करीबन 6,000 तक देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ पर अगर ऑप्शन साइड जाए तो 6,000 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन ₹112 के आसपास है, इसमें खरीदारी करें, 64 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 180 तक हो सकता है। तो ऑप्शन वाइज भी 6,000 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं, और फ्यूचर्स के अंदर भी करीबन 5,700 में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 5,750 पे या तो आप फ्यूचर्स खरीदे या ऑप्शन खरीदे। 5,800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बिटुपन खरीदारी की सलाह दे रहे थे, और अनुज जी को भी लगता है कि 6,000 के स्ट्राइक के साथ आप खरीद सकते हैं। तो दोनों ही जानकारों को लगता है कि यहाँ से तेजी की संभावना दिख रही है। रविंद्र जी, आप भी सहमत है? आपकी भी तेजी की ही कॉल है क्रूड में? बिल्कुल, क्योंकि क्रूड में रिसेशनरी कंसर्न की वजह से हमने पिछले वीक में एक शार्प डाउनफॉल देखा था, लेकिन लास्ट वीक के जो लास्ट 2 दिन थे आई थिंक उसका मूव काफी काफी पॉजिटिव था, क्योंकि थर्सडे का जो स्पाइक डाउन था उसके बाद प्राइसेस एक पॉजिटिव मोमेंटम देके बंद दिया था, और फ्राइडे को भी मार्केट पॉजिटिव था, जिसने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट किया है ऑन डेली चार्ट्स डायमेक्स क्रूड में। तो उस वजह से हमें लगता है कि ये प्राइसेस जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं। कंफर्मेशन आना जरूरी है अबाउट $72 ऑन क्लोज। अगर $72 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो देन वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू मूव टू
$76 जो कि इनिशियल रेजिस्टेंस है। एमसीएक्स की भी बात करें तो एमसीएक्स में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि 5,960 तक के लेवल्स पॉसिबल है। 5,820 800 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 5,760 का रख सकते हैं। और इसका जो अपसाइड है वो एक्सटेंड हो सकता है अराउंड 600 से 6,000 से 6,050 तक। तो मेरे हिसाब से बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, बट कंफर्मेशन जरूरी है। $72 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम हम कह सकते हैं टुवर्ड $63, जो कि एक आइडेंटिकल बॉटम है और जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे भी है $66 के आसपास। तो मेरे हिसाब से 2-3 फैक्टर्स है टेक्निकली भी जो कि बुलिश मूव को सपोर्ट करते हैं, बट आई विल वेट फॉर द कंफर्मेशन। उसके ऊपर हमें लगता है कि $76-77 तक आ सकता है। फटाफट से बात कर लेते हैं। हालांकि सभी मेटल में हल्की तेजी दिख रही है। कॉपर 748 के आसपास है। बिटकॉइन क्या करना चाहिए कॉपर में, किन लेवल्स पे खरीदारी करें कॉपर को आज? जो मैंने लेवल दिया था वो काफी चेंज हो गया, मार्केट में थोड़ा भी तेजी आ रहा है। और बेस लेवल में जिस तरह से सेल ऑफ है, मेरे हिसाब से एक रिकवरी आना है एनएफटी डेटा के प्रिंट के बाद, या जो चाइनीज इकोनॉमिक रिकवरी पॉसिबल है। तो मुझे लग रहा है कि बेस लेवल में काफी हद तक अभी सेलिंग हो गया है और एक रिकवरी पॉसिबल है। बेस लेवल में मुझे लग रहा है कॉपर इंट्राडे में देखे तो 750 टू 752 लेवल तक हो सकता है, 750 से 52 तक हो सकता है। और कोई भी डिस मिलता है अभी 745 के आसपास मेरे हिसाब से बाइंग है, 739 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। और जिंक में भी लग रहा है कि डाउन बॉटम जैसा है, थोड़ा पुल बैक रख सकता है, लेकिन मोस्टली जो बाइंग एक्शन मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए कंफर्टेबल लग रहा है वो कॉपर। यानी कॉपर इनकी टॉपिक है। 745 के आसपास खरीदारी की सलाह, 739 का स्टॉप लॉस है। एक बार कॉल भी स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा बिटकॉइन की, कॉपर की कॉल, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि किस लेवल की बात वो कर रहे हैं। और 751 रुपए का टारगेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अब अनुज जी, आपकी टॉपिक क्या होगी? अगर कोई एक काउंटर चुनना हो बेस मेटल्स में तो आप क्या चुनेंगे आज? देखिए, कॉपर ही रहेगा। कॉपर में हमने बड़ी एक सेल ऑफ देखा था, तो एक सपोर्ट के आसपास है। इनफैक्ट अगर आप फ्राइडे को देखेंगे तो फ्राइडे में वहां से रिकवरी देखने को मिली थी लोअर लेवल से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 742 के आसपास में। 737 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 750 तक हो सकता है। तो कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड रहेगा। साथ में एल्यूमिनियम भी मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में 210 211 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र जी, आप क्या पसंद कर रहे हैं आज बेस मेटल्स में? अगर कोई खरीदारी करनी हो तो कोई एक काउंटर? मेरे हिसाब से जिंक के साथ मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। हमने फ्राइडे के जो शो में वीकली कॉल जो था उसमें भी हमने जिंक का ही व्यू दिया था, जिसमें हमने 242 का टारगेट दिया है। इट इज वेरी क्लोज नाउ। हमें लगता है कि 242 243 तक प्राइसेस आ सकते हैं। तो एनी डिप टुवर्ड्स 236.50 आई थिंक 237.50 आई थिंक इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपसाइड 241 242 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें 236 का मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की पे वापस से नजर डाल लेते। जीरा पे हमने बात की थी। अनुज जी, धनिया भी आज मजबूती दिखा रहा है, क्या करना चाहिए धनिया में आज? देखिए, स्पाइसेस में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव रहा है। तो धनिया के अंदर भी हमारा बाय कॉल रहेगा। करीबन 6,700 में खरीदारी करें, 6,550 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 7,000 तक देखने को मिल सकता है। तो धनिया के अंदर भी एक मोमेंटम पॉजिटिव रहा है। इनफैक्ट अगर आप इन काउंटर्स में देखेंगे तो लास्ट वीक में काफी अच्छे वॉल्यूम्स ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। प्राइस अब हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना। ओके, तो कोरिएंडर खरीदारी की सलाह अनुज जी की तरफ से 6,700 रुपए में खरीदने की सलाह। 7,000 के टारगेट के लिए 6,550 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर लगा सकते हैं। अब बात ग्वार की कर लेते हैं। अनुज जी, ग्वार सीड इस काउंटर में क्या करना चाहिए आज? हालांकि एकदम बेहद ही सीमित दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है, लेकिन अगर किसी को ट्रेड करना है 5,700 के आसपास तो क्या सलाह है? देखिए, लास्ट वीक में करीबन 4% के आसपास की हमने बढ़त बनते हुए देखी है ग्वारसीड ग्वारगम में। तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि मैं लास्ट वीक कहा था कि 5700 का एक लेवल था, वो ब्रेक किया है, तो अब आगे सस्टेन होगा। तो वही सस्टेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ग्वार में 5,640 5,700 के आसपास खरीदारी करें। 5,520 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 5,800 से लेकर 5,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक इस काउंटर पे नजर डालिए। हालांकि आज ये आधे % की कमजोरी दिखा रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे एक दायरे में ही कारोबार दिख रहा है काफी समय से? अनुज जी, क्या कुछ एक्टिविटी बढ़ेगी क्या कॉटन केक में? देखिए, कॉटन के अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों से पॉजिटिव क्लोजिंग रहा है। इनफैक्ट हमने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए देखा जो कि हायर साइड में जाता हुआ दिख रहा है। तो कॉटन सीड ऑयल केक भी खरीदारी का ही ट्रेड रहेगा। 2780 के आसपास लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लें। 2740 पे स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट ऊपर 2880 से लेकर 2900 तक देखने को मिल सकता है।
चलिए, शुक्रिया अनुज जी आपका, रविंद्र जी आपका, बिटूपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन चलिए अब रुख करते हैं हमारी खास सेगमेंट का, ईटी नाउ स्वदेश और एनसीडीएक्स आईपीएफटी की खास सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इसबगोल की। हाल ही में अप्रैल के महीने में इसबगोल का वायदा एनसीडीएक्स पर लॉन्च हुआ है। तो इस वायदा के क्या हैं फायदे, किस तरह से आप अपने कारोबारी रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, किसान कैसे वायदा बाजार में जो मौजूद टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करके प्राइस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर यहाँ पर अपना मुनाफा बना सकते हैं। चलिए, सब हमारे साथ जिग्नेश नाई साहब हैं, प्रोप्राइटर हैं प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के। जिग्नेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत से एक एक करके आपसे छोटा छोटा जवाब लेंगे। पहला सवाल होगा कि इसबगोल की कीमतों पर किन खबरों का सबसे ज्यादा असर होता है, यानी क्या कौन से ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जो इसबगोल के प्राइसेस को ड्राइव करते हैं? इसबगोल कमोडिटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटी होने के कारण पूरे साल का एडवांस 50-60% तो पहले ही बिक जाता है। अराइवल टाइमिंग में इंडस्ट्री इसके अंदर कंटिन्यूसली बाइंग में रहती है स्पॉट मार्केट में, और एक्सपोर्ट कमोडिटी होने के कारण काफ़ी रिटेल इन्वेस्टरों का इंटरेस्ट कम रहता है पहले से ही स्पॉट मार्केट में। लेकिन अभी वायदा का कारोबार होने के कारण पूरे इंडिया में इसके अंदर हेजिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर। और इसके अंदर जो भी सप्लायर पार्टिसिपेंट है, जैसे एफपीओज है, वो भी अभी धीरे धीरे करके सेल करके अभी एनईआरएल में अपना माल लगाना चालू कर दिया है उन लोगों ने भी। कच्चे आड़तिया है, वो भी उनके पास भी फार्मर का माल बिकने के लिए आता है। अगर वो माल बिक नहीं पा रहा है तो वो भी एनसीडीएक्स के अंदर वो हेज कर सकते हैं। तो अभी हेजिंग प्लेटफॉर्म एक बढ़िया टूल एनसीडीएक्स की ओर से प्रेजेंट कर दिया गया है, तो उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और डीमेट में देखो तो अभी 150 एमटी माल लग चुका है और पास भी हो चुका है, और उम्मीद रखते हैं कि वो अगले 3 से 4 महीने के अंदर 1500 से 2000 टन इसके अंदर डीमेट भी माल आ जाएगा। और अच्छा खासा बदला मिलने के कारण इन्वेस्टर का भी इसके अंदर रुझान अच्छा रहेगा। इस साल का देखो क्रॉप साइज 32 से 35 बैग का अनुमान शुरुआत में था। बाद में अनसीजनल रेनिंग होने से राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ साइड में इसका काफ़ी क्रॉप डैमेज हुआ है, करीबन 40% क्रॉप डैमेज है। तो इस साल का अभी नया जो रुझान ट्रेडर और मतलब जो सप्लायर्स हैं इंडिया से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका निकल के आया है इसके अंदर 60 से 65% माल ही आ पाएगा। तो 20-22 लाख आने की उम्मीद है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। बाजार के जो फायदे हैं वो आपने बताया। जो ट्रेडर्स हो, प्रोसेसर हो या फार्मर्स हो, वो इन टूल्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आसान भाषा में आप उन लोगों को बता पाएं कि इसबगोल का जो वायदा है एनसीडीएक्स पर, उस वायदा का कैसे इस्तेमाल करके अपने जोखिम को कम कर सकते हैं, रिस्क का मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्राइस रिस्क मैनेजमेंट टूल्स इंडिया में 2003 से कमोडिटी मार्केट में आया है। इसके अंदर क्या है कि स्पॉट मार्केट में अगर किसी के पास माल होल्ड है, अगर सपोज फार्मर है, तो एफपीओ के थ्रू वो इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके अंदर उनका जो क्वालिटी वाला माल है वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देख के उनको वो माल रेडी करके एनईआरएल के जो WDRA अप्रूव्ड वेयरहाउसेस है उसके अंदर इनको माल जमा करना होता है। वो माल 7 से 10 दिनों के अंदर वो पास या तो रिजेक्ट हो जाता है। अगर वो माल पास हो गया तो वो इसके अंदर बेच सकते हैं। और कंटिन्यूसली अगर उनको इंटरेस्ट रोल ओवर मिलता है 15% से लेके 18% तक का, तो फार्मर से वो रोल ओवर कर सकता है। कच्चा आड़तिया है, उसको भी इंटरेस्ट अगर मिलता है तो वो भी रोल ओवर कर सकता है। इंडस्ट्री को ये फायदा है क्योंकि ये कमोडिटी फरवरी और जनवरी-फरवरी में 15 से 16,000 बिक रही थी क्विंटल पे, जो अभी 23,500 से 24,000 बिक रही है। तो इसका मतलब है कि प्राइस इसका ऑलमोस्ट 9 से 10,000 बढ़ गया है। तो हायर इन्वेस्टमेंट होने के कारण वो जो डिमांड है उसको कंप्लीट करना है एक्सपोर्टर को, अगर उसके पास पूरा पैसा वो हेज करने का नहीं है तो वो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज करके 12 से 15% जो मार्जिन है वो पे करके उसकी लॉन्ग पोजीशन सामने बिठा के वो एक्सपोर्ट जो कर रहा है उसके सामने वो एक प्राइस रिस्क का
मैनेज कर सकता है। भाई मेरा एक सवाल था कि FY 23-24 में इसबगोल के उत्पादन पर वेदर का, मौसम का किस तरह असर होगा? नए साल का मौसम है ना, वो आप पूछ रहे हो? नहीं नहीं, उसका उत्पादन पे कितना असर होगा, क्या वो फैक्टर कितना हावी रहेगा प्रोडक्शन पे, इसबगोल के प्रोडक्शन पर? इसबगोल का जो क्रॉप है वो एक हाई रिस्क है, लेकिन इसके अंदर कोई लागत इतनी बड़ी है नहीं। तो फार्मर भाव अगर बढ़ेंगे तो वो बुआई करेंगे। लेकिन दूसरी कमोडिटी जो जहाँ ग्रोइंग एरिया है, ग्रोइंग एरिया में देखो तो सबसे ज्यादा राजस्थान गुजरात में होता है और 5-10% वो MP में भी होता है। तो सब कमोडिटी देखो, वहाँ जो ग्रोइंग एरिया है उसकी क्यूमिन सीड देख लो, आप अजवाइन देख लो, फिर फेनल सीड देख लो, वो सब कमोडिटी ऊपर है, वो भी रबी क्रॉप ही है। तो ये रबी क्रॉप होने के कारण एक साथ और में मेरा सवाल था ये हो कि सकता है कि अगर उसका प्राइस ये इसबगोल का अगर ऊपर नहीं जाएगा तो इसके अंदर अगले साल भी इसका जो ग्रोइंग एरिया है वो कम हो सकता है। ओके, शुक्रिया जिग्नेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरी तरह से दर्शकों को समझा दिया आपने कि इसबगोल वायदा का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का कैसे वायदा के जरिए आप उस रिस्क को कम कर सकते हैं। शुक्रिया एक बार फिर से आपका। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं